बेटा अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 15th नंबर का है, ठीक है ना। अब इस पेज पर सेकंड पेज जो है नीट वाला जो सीट जो दी थी आपको 15, 17, 18, 19 और 20 इस तरह के पाँच है बिल्कुल। ये बिल्कुल आपने डाउट के रूप में भेजा था, ठीक है। तो 15th नंबर का जो है बेटा, कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन 4.5 ग्राम ऑफ H2O2 reacts against a pressure of 1 atm at 25 डिग्री सेल्सियस। वर्क डन निकालना है जूल में, ठीक है। वर्क डन निकालना है बेटा जूल में इसमें, ठीक है। अब इसमें H2O2, ठीक है, तो W2 मतलब मैंने H2O2 का मास दिया है 4.5 ग्राम, ठीक है ना। प्रेशर दिया है बेटा 1 atm, प्रेशर दिया है 1 atm, ठीक है। प्रेशर दिया है 1 atm, P की वैल्यू दिया है 1 atm, ठीक है। और आपको फाइंड करना है वर्क डन W इक्वल, ठीक है। अब इसमें रिएक्शंस भी दी है, तो रिएक्शन जो दी है बेटा वो दी है H2O2 इसका ट्वाइस, ठीक है। और इसका जो ब्रेकअप होते हुए दिखाया है वो वाटर एंड, ठीक है। तो यहाँ पे O2 प्लस ट्वाइस H2, ये गैस और ये लिक्विड, ठीक है। ये रहेगा लिक्विड में, ठीक है। तो चलो इस तरह से दिया है बेटा। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे आप बेटा, इसमें फार्मूला इस्तेमाल होगा W इक्वल टू वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं है, इसका कोई रोल नहीं रहेगा, तो माइनस डेल्टा एन RT ये हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब इसमें, ठीक है, तो डेल्टा एन की वैल्यू निकालना पड़ेगा सबसे पहले। इस फार्मूले को यूज करना है तो R की वैल्यू तो है हमारे पास, T की वैल्यू भी। टेम्परेचर जो है बेटा वो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो टेम्परेचर दिया है इसमें 25 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर भी दिया था इसमें T इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये आ जाएगा 298 केल्विन, 273 इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। डेल्टा एन निकालना है इसके लिए, ठीक है। तो बेटा इसमें डेल्टा एन इक्वल टू N2 माइनस N1, ठीक है। अभी N2 के वैल्यू बेटा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो ये आ जाएगा 3। N1 ये तो लिक्विड में है तो 0, ये आ जाएगा बेटा 3, ठीक है ना। नहीं सॉरी, ये भी गैस फॉर्म में नहीं है, ये लिक्विड फॉर्म में है, तो लिक्विड फॉर्म में है तो इसका सिर्फ 1 लेंगे, ये तो लेंगे नहीं, ये भी लिक्विड ये भी नहीं लेंगे, तो 0, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है, बराबर है। अब इसमें ये जो नंबर ऑफ मोल आया ये कितने इसके लिए आया बेटा, ये आया 2 मोल H2O2 के लिए, ठीक है ना। हमें यहाँ पे 1 मोल ही कंसीडर करना है, इसलिए देयरफॉर फॉर 1 मोल के लिए ये क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा एन इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 0.5, यही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया, ये कैलकुलेशन हो गया डेल्टा एन का। यहाँ पे पुट करते हैं W इक्वल टू माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 8.314 और डिवाइडेड बाय 298, ठीक है। अब इसमें, ठीक है, अब ये जो भी निकलेगा बेटा, ठीक है, पहले इसको जो भी निकलेगा ग्राम में निकलेगा, ठीक है ना। तो ये जो रहेगा ये रहेगा फॉर, ठीक है ना, बराबर है H2O2, ठीक है। ये 1 मोल के लिए निकाल रहा अपन, तो एक H2O2 का 1 मोल के लिए 1 मोल H2O2 ये जो भी निकलेगा, ठीक है ना। अब अच्छा 1 मोल H2O2 का मतलब क्या होता है बेटा, तो H कितना होता है, ऑक्सीजन 16 और 2 है तो 32 और ये 34, मतलब यहाँ पे 32 और 34 ये ग्राम, तो 34 ग्राम के लिए ये जो भी आएगा, ठीक है ना। अब हमें कितने ग्राम के लिए निकालना है, ठीक है, बराबर है, तो हमें निकालना है बेटा 4.5 ग्राम के लिए, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से निकालेंगे, तो हम ऐसा लिखेंगे 34 ग्राम अगर है तो 0.5 इंटू 8.314 298, ठीक है ना। ये जो वर्क है ये आएगा जूल में, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना दिया बेटा वर्क, W वेट कितना दिया है 4.5 ग्राम के लिए कितना, ठीक है। अब इसको ये क्वेश्चन मार्क्स वाला निकालना है,
ये हो जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इंटू 8.314 इंटू 298 डिवाइडेड बाय 34, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 34, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब ये जो कैलकुलेशन है बेटा, देखो यहाँ पे माइनस लिखना जरूरी है, डब्ल्यू जो है माइनस में है, ठीक है ना, ये माइनस यहाँ पे, बाकी का जो है बेटा इसको कैलकुलेशन करेंगे आप लॉग के थ्रू, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है यहाँ पे, तो ये आंसर आता है -163.9 जूल। अब आंसर जो दिया है बेटा उस तरह से दिया है, ठीक है ना, ये पॉइंट को 2 नंबर आगे ले लीजिए और 10⁻² लिख लीजिए, बहुत सिंपल है, और ये आंसर आता है बेटा ए, ठीक। चलते 16 वाला, ठीक है, 16 नहीं 17 वाला, ठीक है, 17 वाला, ठीक है ना, 16 नहीं है डाउट, 17 भेजा है आपने। तो 17 में देखो क्वेश्चन जो है, ठीक है, 17 में क्वेश्चन बहुत इजी है। टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज इंक्रीज बाय 2 डिग्री सेल्सियस, वर्क डन इज, ठीक है ना, वर्क डन इज। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है, बहुत छोटे इसमें सॉल्व हो जाएगा, तो 18 को हम इधर ही ले लेंगे। इसमें बेटा दिया है नंबर ऑफ मोल दिया है बेटा 1 मोल 1 दिया है, और टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है, ठीक है ना, डेल्टा टी जो दिया बेटा वो 2 डिग्री सेल्सियस से दिया है, और आपको क्या पूछा है, वर्क डन, इतना ही दिया है, और आपको क्या पूछा है, वर्क डन। तब कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है, W इक्वल टू माइनस डेल्टा एन आर टी, ठीक है ना, माइनस डेल्टा एन, अब यहाँ पे n दिया है तो उसी को कंसिडर करना पड़ेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय r की वैल्यू ऐसे रहने दो, मल्टीप्लाई बाय t। अब ये जो t है, ठीक है ना, ये चेंज इन टेम्परेचर दिया था, हम उसको ले सकते हैं यहाँ पे, तो T2 माइनस T1, ठीक है, इस तरह से ले सकते हैं उसको। तो ये दिया है वैल्यू, ये हो जाएगा 1, तो 1 को छोड़ दीजिए, r, और यहाँ इसके जगह पर क्या दे दिया उसने, 2 दे दिया है, तो -2r, तो W इक्वल टू -2r। तो देखिए आपके बुक में ये आंसर जो दिया है बेटा, माइनस साइन तो दिया नहीं है, ठीक है ना, बराबर है, तो सेकंड आंसर जो आएगा, ठीक है, तो आपका आंसर जो दिया है वो बेटा B आएगा, ठीक है ना, जो दिया है 2r के रूप में, वही नंबर, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड दिया है इसे, ठीक है ना, साइन वगैरह नहीं दिया है, तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। इस तरह से बेटा ये 17 वाला क्वेश्चन यहीं पे इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी अब यहाँ पे 18 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, ठीक है ना। 18 नंबर वाले क्वेश्चन में, ठीक है, 18 नंबर वाला जो क्वेश्चन है बेटा उसको देखते हैं, ठीक है। अब इस 18 नंबर वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा, ठीक है, आपको पहले रीड कर लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अ सैंपल ऑफ आइडियल गैस इज एक्सपांडेड 1 मीटर क्यूब टू 3 मीटर क्यूब, मतलब 2 वॉल्यूम दिया है V1 V2 in reversible process for which P equal to KV square, ठीक है, और where K equal to 6 bar upon m raised to power 6, then work done, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें, ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें बेटा, तो गिवन क्या दिया है वो देख लीजिए, ठीक है। इसमें बेटा V1 1 मीटर क्यूब और V2 3 मीटर क्यूब ऐसा दिया है। एक इक्वेशन दिया है P इक्वल टू के वी का स्क्वायर दिया है, क्यूब दिया है बेटा, स्क्वायर दिया है, ये दिया है स्क्वायर, और यहाँ पे के की वैल्यू दिया है 6 बार मीटर रेज़ टू पावर 6, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, और वर्क डन आपको निकालना है, और इसमें फाइंड करना है वर्क डन, ठीक है। अब W के जो फार्मूला है -P डेल्टा V, P है डेल्टा V, लेकिन P की वैल्यू कुछ इस तरह से दी हुई है, ठीक है। 6 यहाँ पे पुट करेंगे तो V का स्क्वायर वगैरह आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, तो एक्चुअल में याद करो जब हमने W का जो एक्सप्रेशन डिराइव किया था बेटा, उसमें हमने इंटीग्रेशन वाला फॉर्मेट भी लिखा था। जब उसको सॉल्व करते करते फिर हमने वो जो W का जो फार्मूला है W मैक्स वाला, ठीक है ना, वो फॉर्मेट लिया था। तो वो जो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मेट था उसको हमें यहाँ पे लेना है, ठीक है बेटा। मैंने इसमें कहा था कि भी यहाँ पे इंटीग्रेशन वाला फॉर्मेट लेना है हमको, क्योंकि हमारे जो एग्जिस्टिंग फार्मूले है
ठीक है। एक पे है W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, वो हम यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पी एक इक्वेशन दिया हुआ है इस वजह से, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और दूसरा W मैक्स है तो वो भी पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन है W मैक्स वाला फार्मूला पे, लेकिन आपको मालूम है W मैक्स का फार्मूला हमने इसी फॉर्मेट से तो डिराइव किया था, तो हमको ये बेसिक वाला फार्मूला लेना है, ठीक है। हमने ले लिया W रिवर्सिबल इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन P डॉट dV, ठीक है, बराबर है। अब ये फार्मूला लेने के बाद इसमें P की वैल्यू पुट कर दो, P की वैल्यू पुट कर दिया, देखिए यहाँ पे 6B का स्क्वायर जो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो पुट कर दिया dV। उसके बाद में बेटा ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता तो इसको हमको बाहर निकाल लीजिए, तो माइनस इस बाहर आ गया, माइनस तो ऑलरेडी बाहर ही था, ठीक है। अब इंटीग्रेशन के अंदर v स्क्वायर डॉट dv ऐसा है। अब इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्मेट में जब लिखेंगे इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद, वो ऐसा आता है बेटा v2, ठीक है ना, डेल्टा v आएगा, ये डेल्टा तो v2 माइनस v1 इसका क्यूब अपॉन 3, इसका क्यूब अपॉन 3, ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा ये वाले स्टेप्स, ठीक है। ये वाले स्टेप इंटीग्रेशन के बाद में कैसे सॉल्व किया वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद में v2 की वैल्यू पुट कर दो, v1 की वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व करते हुए लाओ बेटा ये आता है -52 बार, क्योंकि तो यहाँ पे p की वैल्यू काय में दी है, ये जो k की वैल्यू जो हमने पुट की है वो बार में है, ये जो w रिवर्सिबल निकला है बार में निकला। अब कन्वर्जन फैक्टर क्या बोलता है बेटा, 1 बार को अगर आपको किलो जूल में, क्योंकि आंसर किलो जूल में दिया है तो किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 100 किलो जूल के बराबर है, जूल में कन्वर्ट करना है तो 10⁵ का मतलब है 5, मतलब 1 के बाद में 5 जीरो लगाने पड़ेंगे, जूल में भी वही है बेटा, पास्कल में भी वही है, ठीक है। ये कन्वर्जन फैक्टर याद रखिए, तो मैं -52 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ गया बेटा 5200 किलो जूल, और ये आंसर आपको किस में दिया हुआ है बेटा, ए में दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 जो आपका डाउट था, इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है, और ग्राफ में एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, और मान लो ये सिस्टम है और एक कंडीशन है, ये इनिशियल कंडीशन है तो फाइनल कंडीशन, इस तरह से हम मान सकते हैं। अब इस इनिशियल कंडीशन को फाइनल कंडीशन तक पहुंचाना है तो हमारे पास पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3 ऐसे 3 पाथ दिए हैं, और ठीक है, पाथ 1 का वर्क, पाथ 2 का वर्क और पाथ 3 का वर्क, इसके बीच का रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है, वो आपको दिया है आंसर्स में, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, तो अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलर, ठीक है, जो प्रेशर वॉल्यूम वाला जो है, ठीक है, यहाँ पे ये B और यहाँ पे ये P, ठीक है। तो प्रेशर वॉल्यूम वाला जो कर्व है बेटा, ठीक है, उसमें अगर आप देखें, ठीक है, तो अगर मैं मान लो यहाँ पे कोई वॉल्यूम कंसीडर कर लेता हूँ तो उस पर पाथ 1 का प्रेशर आएगा P1, पाथ 2 का प्रेशर आएगा P2 और पाथ 3 का प्रेशर आएगा P3। तो प्रेशर देखो बेटा इंक्रीज हो रहा है, पाथ 1 में कम है, पाथ 3 में ज़्यादा है, तो प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये जो W है वर्क डन ये भी इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि एक फार्मूला है अपने पास W इक्वल टू -P डेल्टा V, बराबर है, ठीक है। तो इस साइड को अगर मैं इंडिकेट निकाल दूँ तो इसका जो रिलेशन है इसके बीच में, ये कैसा रिलेशन है, ठीक है, डायरेक्टली रिलेशन है, मतलब प्रेशर अगर ज़्यादा है तो W की वैल्यू ज़्यादा होगी, ये इंडिकेटर, ये साइड इंडिकेट करता है कि वर्क कौन कर रहा है, ठीक है, सिस्टम कर रहा है कि सराउंडिंग कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात से। अब ये एक हो गया क्राइटेरिया, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, हमने ये कैसे निकाला कि भी W3 जो है, W3 की जो वैल्यू है वो ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू W2, और W2 की जो वैल्यू है वो ज़्यादा रहेगी W1 से। तो एक स्टेटमेंट ध्यान में रखिए, वर्क डन इक्वल टू एरिया कवर्ड बाय द कर्व, ठीक है ना। तो ये पहला जो कर्व है बेटा इस तरह से है, तो एरिया जो कवर्ड हो रहा है दोनों एक्सिस को लेके, तो इस तरह से एरिया रहेगा। सेकंड की अगर हम बात करें तो इस तरह से रहेगा, तो बेटा इसका एरिया इसके कंपैरिजन में तो ज़्यादा रहने वाला, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से ये है इतना, इस तरह से ये सेकंड वाली लाइन है, इतना एरिया तो इसमें ज़्यादा आ गया, ठीक है। अब इसके कंपैरिजन में बेटा यहाँ पे एरिया ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इतना एरिया यहाँ पे ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि ये जो लाइन डॉटेड खींची है मैंने, ये है पाथ 3 की लाइन, मतलब एरिया यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे उससे कम है, यहाँ पे और कम है, ठीक है ना। मतलब कवर्ड एरिया इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वर्क डन भी इंक्रीज होगा, क्योंकि वर्क डन इक्वल टू एरिया कवर्ड बाय कर्व। अब वर्क डन इंक्रीज हो रहा है मतलब W3 की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, W2 की वैल्यू उससे कम रहेगी, और W1 की वैल्यू उससे कम रहेगी,
तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब आखिरी क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 आपके नीट के हिसाब से लास्ट डाउट है आपके इसमें, ठीक है बेटा। ऐसा एक ग्राफ दिया है और साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है बेटा, जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट से जिस इनिशियल स्टेट से वो चालू होती है, ठीक है ना, वो पूरा पाथ को कवर करते हुए उसी स्टेट पर आ जाती है। इसका मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों सेम रहता है साइक्लिक प्रोसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइक्लिक प्रोसेस का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब इसमें आपको पूछा है कि वर्क डन जो है, ठीक है ना, वो क्या होगा साइक्लिक प्रोसेस में, हीट एब्जॉर्ब क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम क्या होगा, ठीक है। तो बेटा देखो साइक्लिक प्रोसेस के लिए बेटा डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा जीरो रहेगी। और आपको मालूम है फिर यहाँ पे अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाते हैं Q प्लस W, तो W भी इधर ला लेते इस तरह से आएगा। मतलब अगर मुझे हीट एब्जॉर्ब निकालना है तो मुझे क्या मालूम होना चाहिए, W मालूम होना चाहिए। हीट एब्जॉर्ब पूछा है, लेकिन हम हीट एब्जॉर्ब कैसे निकालेंगे, W के थ्रू, क्योंकि W निकल गया तो हीट एब्जॉर्ब निकल जाएगा, ठीक है ना। तो फिर W कैसे निकालना, ठीक है, क्योंकि ग्राफिकल इसमें है। तो अभी भी हमने देखो लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि वर्क डन इक्वल टू एरिया कवर्ड बाय द कर्व। अब यहाँ पे सर्कल दिया है पूरा का पूरा, तो इसका मतलब ये सर्कल जितना एरिया कवर करेगा उतना होगा बेटा वर्क डन। इसलिए यहाँ पे लिखा है वर्क डन बाय द सिस्टम इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल, क्योंकि ये अगर कवर्ड एरिया निकालना है तो सर्कल का एरिया अगर निकाल लेते हैं तो हो जाएगा, तो एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो याद है पाई आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू क्या लेना बेटा 10 लेना पड़ेगा। वो कैसे लेना पड़ेगा बेटा, ये पूरा का पूरा 30 दिया है, ये भी 30 दिया है, ठीक है ना। अगर ये 10 है और ये 10 है, ठीक है, तो ये पूरा 10 है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 10 है और ये पूरा 30 दिया है, मतलब इतना भी 10 होगा, इतना 10 होगा, इतना 10 होगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या रहेगी 10 होगी। ये हो गया रेडियस, तो रेडियस 10 आ गया, तो ये 10 का स्क्वायर और पाई, देखो इसमें आंसर कौन सा दिया है 10 स्क्वायर पाई जूल, तो आंसर दिया बेटा C, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा बेटा C, ठीक है। इस तरह से बेटा आपका नीट के डाउट्स पूरे क्लियर हुए, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरे जेईई के डाउट्स मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।